इस सेशन को आगे बढ़ाएं। विजय शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उप मुख्यमंत्री जी का। और गृह विभाग की जिम्मेदारी इनके पास है। सर, लोगों के लिए लड़ाइयां आपने बहुत लड़ी, आपको जेल तक जाना पड़ा उसके लिए, और उसके बाद सरकार बनी और सीधा आप गृह मंत्री। और हमने सुना है आप उस जेल को देखने भी गए थे बाद में। मैं गया था। राजनीतिक जीवन में जो अद्भुत अनुभव हो सकते थे वो दो हुए। अच्छा। एक तो ये कि जिस जेल में रहे बस कुछ ही दिनों बाद गृह मंत्री के नाते उस जेल का इंस्पेक्शन करने गए, तो एक ये बड़ा अनुभव होता है, बहुत बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट आपने पूर्व में खुद ले ही ली होगी। ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास रही होगी क्योंकि आपको जेल भी जाना पड़ा था। नहीं, मुझे मालूम है जेल में क्या होता है, इसलिए बात स्पष्टता है। दूसरा एक मसला हुआ था कि बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया था, मोर आवास मोर अधिकार। तो पंचायत मंत्री के नाते उस आंदोलन के जो मांग थे उन मांगों के लिए प्रयास करके और 18 लाख लोगों के मकान बनवाने का ये अवसर मिला। मैं सोचता हूं कि राजनीतिक जीवन में ऐसा करने का जब आपको अवसर मिलता है, आप मानते हैं कि सफल हुआ कुछ करना। इससे पूर्व में आपकी कॉर्पोरेट लाइफ भी रही और आप फिजिक्स के अध्यापक भी रहे, फिजिक्स पढ़ाई आपने, और उसके बाद अचानक से ये राजनीति, ये सफर कैसा रहा? नहीं, अचानक से राजनीति किसी की नहीं होती है। वो जो होता है वो अंदर होता ही होता है। लीडरशिप शुरू से थी, वो होता ही क्लास में मॉनिटर रहे। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में कोई व्यक्ति ऐसे ही नहीं जाता किसी के बुलाने से। किसी राजनीतिक पार्टी की बैठकों में कोई व्यक्ति यूं ही नहीं जाता है, वो इसीलिए जाता है कि उसके अंदर नेता रहता है, वो इसीलिए जाता है। वो मैं या कोई भी हो, अगर कुछ दिनों में ही ये बात स्पष्ट हो जाती तो ये मौलिकता है और उस मौलिकता के कारण ही सब कुछ है। मैं अन्य जो कुछ करता रहा अपने जीवन में वो तो जीवन चलाने के लिए करना पड़ता है, वो एक अलग बात है। परंतु मूलतः मैं ये मानता हूं कि मैं शिक्षक हूं और राजनीति का कार्यकर्ता हूं। कब ये विचार मन में आया कि राजनीति सही जगह है या राजनीति में जाना चाहिए? मैं कक्षा 5वीं में भी शाला नायक था। अच्छा। हाँ, कक्षा 9वीं में भी उप शाला नायक था, 12वीं में भी था, कॉलेज में भी रहे, फिर इधर राजनीतिक जीवन में भी रहे। छात्र राजनीति में गए? तब से ही है। अच्छा। और शुरू से ही समझ में आ गई थी बात की यही रास्ता है हमारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक तारीख दी है, 31 मार्च 2026, और कहा गया है कि नक्सलवाद का आखिरी दिन होगा, ये सफाया हो जाएगा नक्सलवाद का। अब प्रदेश में चूंकि गृह विभाग की जिम्मेदारी आप पर है, तो मौजूदा स्थिति क्या है और ये कैसे संभव हो पाया? ये जो डेट है बहुत कैलकुलेशन के बाद ये कहा गया है, और वहां जनमानस में और लोगों के बीच में भी ये द्वंद्व हमेशा ही रहता था कि किस पक्ष में खड़ा हुआ जाए। हमेशा ही ये द्वंद्व रहता था कि ये जो बात है ये तो हमेशा चलने वाली है भाई, ये जैसे धूप और छांव है वैसे पुलिस और नक्सली चलते रहेंगे, हमेशा ये होता रहेगा। और स्थानीय व्यक्ति उनको न चाहते हुए भी अपनी बात नहीं कह पाता था, एक पक्ष में ताकत से खड़े नहीं हो पाता था। जब ये डेट डिक्लेयर हुआ तो सबको स्पष्टता हुई अब इस पर काम होगा। और मैं आपको बड़ी प्रसन्नता से बताना चाहता हूं कि 1,500 नक्सलियों ने पुनर्वास किया है, मुख्य धारा में आए हैं, जो कई सालों में पुराने नहीं हो पाए थे। 1,500 ने, जो एनकाउंटर्स अपन कहते हैं, सर्च ऑपरेशंस कहते हैं, जिसकी चर्चा हो जाती है, वो बहुत छोटी संख्या है। मैं कह रहा 1,500 नक्सली पुनर्वास किए हैं और गिरफ्तार भी लगभग 1300-1400 हुए। 3,000 की उनकी संख्या कम हुई है, नया प्रवेश उनका नहीं हुआ है। हाँ। और जो न्यूट्रलाइज हुए हैं वर्दीधारी और शस्त्रधारी, उनकी बात अलग है। इस तरीके से कुल मिलाकर जब आप देखेंगे, तो बहुत स्पष्टता से ये बात समझ में आती है कि मार्च 2026 तक जो माननीय अमित शाह जी ने कहा है, सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। इसमें युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि नक्सल के दंश से एक तो युवाओं को बाहर निकालना और उसके बाद समाज की मुख्य धारा में लाना, वो काम क्या करेंगे, उनके लिए आगे अवसर कैसे पैदा होंगे, या कह लीजिए कि मेन स्ट्रीम में कैसे उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, क्या फ्यूचर उनको देंगे? बस्तर में जितने भी लोग भटक गए और
नक्सलवाद की तरफ चल दिए, बंदूक रख के जंगलों में घूमते रहे। अब जब वो पुनर्वास कर रहे हैं तो हमारे 5 पुनर्वास केंद्र चालू हैं और उन पुनर्वास केंद्रों में उनको 3-4 महीने तक शुरुआत तौर पे रहना होता है। उन 3-4 महीनों तक उनका रहना, भोजन सब कुछ फ्री होता है। उनको हम स्किल डेवलपमेंट, उनको वीटीपी घोषित किया गया है, उनका स्किल डेवलपमेंट होता है। किस तरह का स्किल? वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स जो हैं, अनेक स्किल्स हैं उसमें। कोई राजमिस्त्री का काम भी है, ट्रैक्टर रिपेयरिंग का काम है, मोबाइल के रिपेयरिंग के लिए भी अब उनकी तैयारी हो रही है। तो इस तरीके से उनका स्किल डेवलपमेंट का काम है। स्किल डेवलपमेंट के बाद सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन के साथ साथ बाहर निकलते हैं तो हम कोशिश करेंगे, अभी पहला बैच निकलेगा, उसको बैंक लोन भी मिल जाए। उनको अगर गांव में नहीं रह सकते हैं तो आसपास के स्थान पर जमीन देना, प्रधानमंत्री आवास देना, यह भी व्यवस्था है। यहां तक की व्यवस्था है कि वहां जंगलों में महिलाओं पुरुष के नसबंदी करा दी जाती, वो भी ठीक करना। अगर वो मातृत्व और पिता बनना चाहते हैं, मातृत्व का सुख होना चाहते हैं, वो भी करना। साथ ही साथ इनकी शादियां नहीं हुई होती, अगर शादी चाहते हैं तो सरकार की तरफ से शादी होगी, उसका अलग इनाम होगा। इनके ऊपर घोषित इनाम इनको दिया जाएगा, इनके हथियार का इनाम दिया जाएगा। अगर एक से अधिक आते हैं तो वो इनाम बढ़ जाता है, बल्क में सरेंडर करते हैं तो डबल हो जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें। सर, उनकी एजुकेशन के लिए आप क्या करेंगे? सबसे बढ़िया सरेंडर पॉलिसी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। एजुकेशन के बहुत सारे लोग निरक्षर हैं, पढ़ नहीं सकते और वो बंदूक रख करके घूमते थे। पढ़ नहीं सकते हैं तो उनको भी पढ़ाने का अभी कम से कम 4 महीने, जब इनिशियली वो रिहेबिलिटेशन कैंप्स में होते हैं तो उनको पढ़ाना, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। और पूरे दिन की प्रक्रिया उनकी निर्धारित होती है, दिन में क्या क्या करेंगे, ये सारी प्रक्रिया निर्धारित होती है। सर, नक्सलवाद से जब लड़ने की बात आती है तो 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि सरेंडर हो जाए, उनका हथियार छुड़वा दिया जाए, और कौन फंडिंग कर रहा है उसको खत्म किया जाए। मतलब एक तरह से नेक्सस आपने बर्स्ट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ एक समाज में जब मिलाने की बात होती है तो एक विचारधारा भी है, उसको आप कैसे मुख्य धारा में लेकर आएंगे? क्योंकि जो जनजातियां हैं उनका अपना एक कल्चर है, उनकी अपनी एक ऑटोनॉमी रही है, तो उनको कैसे आप एकदम से आज के समाज जहां औद्योगिक विकास भी है, बहुत कुछ नया है, जनजातियों को आप नक्सलिज्म से कैसे जोड़ रहे हैं? नहीं, दोनों चीजें अलग हैं। एक तो बिल्कुल अलग है। हाँ। दोनों का कोई लेन देन नहीं। जनजाति हैं यहाँ पे और दूसरा जो नक्सली हैं। अभी तक जो विचारधारा की उनकी लड़ाई है उसको आप कैसे मुख्य धारा में मिक्स करें? जनजातियों का तो क्षेत्र ही है वो, पूरा जंगल, पूरा बस्तर उनका ही है, पूरा छत्तीसगढ़ उनका है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय हमारे जनजाति समुदाय के। तो जनजातियों का कोई विषय नहीं है, विषय है नक्सलिज्म का। जो अन्य प्रदेशों से आकर के यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, उनके बच्चे तो पढ़ते हैं विदेशों में, बड़े यूनिवर्सिटीज में। यहाँ पर स्कूलों को बम से उड़ाते हैं। 200 स्कूल उन्होंने बम से उड़ाए, प्राइमरी स्कूल बम से उड़ा दी। क्या मिला भाई उनको? वो आईडी लगा कर रखे। बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर आईडी बिछाया है उन्होंने, ऐसे ही नहीं किया है। जो नक्सलिज्म का विषय है उसका आदिवासी समाज से कोई लेन देन नहीं है, वो एक बिल्कुल अलग मामला है। अभी बसवराजू जो जनरल सेक्रेटरी थे वो न्यूट्रलाइज हुए, वो तो नहीं थे, यहाँ के बस्तर के ही नहीं थे। हाँ। ऐसे बड़े जितने भी नक्सली नेता हैं कोई बस्तर का नहीं है, जैसे बस्तर से कोई लेन देन है ही नहीं इनका। और इसलिए ये जो मसला है कि वो क्या करेंगे, कैसे होगा उनके साथ जी। उनका जंगल है, उनका डर और भय उनके मन से समाप्त हो चुका होगा। आने वाले समय में वो अपना स्वतंत्र जीवन, स्वच्छंद जीवन जैसे जीते हैं वैसा जिएंगे। और सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी ताकत के साथ पूरी सुविधाएं पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पधार रहे हैं। धन्यवाद। आपने नक्सलिज्म को लेकर उस बात को और मजबूती से रखा कि तारीख है 31 मार्च 2026। बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया सर, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। विजय शर्मा